वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमने दो डेरिवेशंस देखे थे। प्यारे प्यारे से डेरिवेशंस थे जिनमें हमने देख लिया था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम वेव फ्रंट वाले मेथड से किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। उनके प्रूव करने के दोनों मेथड्स अपन ने देख लिए थे। दोनों डेरिवेशंस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को वो रट्टाफिकेशन कर लेना है बिना दिमाग लगाए उनमें। आगे की चीज़ अगर समझी जाए तो अब एनसीईआरटी के हिसाब से जो पढ़ने योग्य चीज़ है वो है कोहेरेंट सोर्सेज। क्या गंदी राइटिंग क्यों आ रही है? कोहेरेंट सोर्सेज अभी भी गंदी ही है। कोहेरेंट देखो, सोर्सेज दो तरीके के होते हैं अगर वेव के हिसाब से बात करी जाए, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट। आप लोगों ने सुन रखे? नहीं सुन रखे? तुमने 11th में क्या वेव कैसे पढ़ी थी? अरे वेव ही नहीं पढ़ी तुमने? अरे यार मतलब पढ़ाई ही नहीं गई तुम्हारे। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है कि शुरू शुरू में तो हवा में, अच्छा, वेव वैसे भी दिखती नहीं है तो टॉपिक भी नहीं दिखा होगा तुमको, है ना, हवा में उड़ गई होगी। हाँ ठीक है। तो देखो, वेव को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना अपने आप में एक आर्ट है। जैसे तुमने पत्थर को जब जमीन में मारा, जमीन में बोल रहे हैं, तालाब में मारा था तो वहाँ पे वेव प्रोड्यूस हुई थी। तो जहाँ पर तुमने पत्थर मारा वहाँ पे वेव प्रोड्यूस हुई तो वो सोर्स की तरह काम किया। ठीक। वो जब सोर्स की तरह काम किया, सेम उसी टाइम पे तुमने एक और पत्थर मारा दूसरी जगह, तो वो दूसरा सोर्स हुआ। ये दो डिफरेंट सोर्स हैं या सेम सोर्स हैं? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? एक पत्थर यहाँ मारा, एक पत्थर यहाँ मारा, आइडेंटिकल मारा, सेम नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हो रही हैं सेम टाइम में। ये भी 1 सेकंड में 10 वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी 1 सेकंड में 10 वेव प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब दोनों जगह सेम वेव प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये सेम सोर्स हैं या अलग अलग सोर्स हैं, या आइडेंटिकल सोर्स हैं या डिफरेंट सोर्स हैं? चलो और थोड़ा सा कठिन बनाते हैं। 1 सेकंड में 10-10 वेव प्रोड्यूस हुई, वेव की स्पीड भी सेम है, ठीक है। अब बताओ ये सेम सोर्स हैं डिफरेंट सोर्स हैं? अच्छा और टफ कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम है। अब बताओ सेम सोर्स है कि डिफरेंट सोर्स है? वेवलेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है। क्या ये सोर्स सेम है या डिफरेंट है? दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, ठीक है, सब कुछ आइडेंटिकल है एकदम। ऐसे एक चीटिंग कर रहा है, दूसरे को पकड़ के ले गए, ऐसा वाला सिस्टम है। तो एकदम सामने दोनों बैठे हैं, ये सेम सोर्स, ये सेम है या अलग अलग हैं बच्चे? अलग अलग हैं। बस ऐसे ही समझना है। वो कितना भी बोल ले कि वेलोसिटी सेम है, सेम टाइम में सेम वेव प्रोड्यूस हो रही है, सब कुछ सेम हो रहा है, अगर दो डिफरेंट सोर्स से अगर चीजें वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, भले ही उन दोनों वेव की प्रॉपर्टीज सेम हो, लेकिन तब भी वो डिफरेंट वेव की तरह काउंट होती हैं और उनको बोलते हैं नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोलते हैं उनको? नॉन कोहेरेंट सोर्सेज। ये बात दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। अब कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स हमेशा एक सोर्स से बनाए जाएंगे। एक सोर्स से कैसे बनाए जाएंगे? कि जैसे डिस्टरबेंस आया, एक पल्स, एक रिपल, दूसरी रिपल, तीसरी रिपल, चौथी रिपल, और यहाँ पे अपन ने इस तरीके से बाउंड्री बना दी, ठीक। तो अब ये रिपल्स यहाँ पे ऐसे टकराएंगी। बाउंड्री में मैंने दो स्पेस दे दिए छोटे छोटे, कि बस डिस्टरबेंस इन्हीं दो से पास कर सकता है, बाकी जा ही नहीं सकता, ठीक है। ओरिजिनल सोर्स तो यहाँ पर कहीं है। ये जो रिपल्स जा रही हैं, ये रिपल्स यहाँ पर वापस से इससे पास करेंगी तो वापस से सोर्स की तरह काम करेंगी। ये वाली दूसरा सोर्स की तरह काम करेगी। ये कहीं पे जाके मिल रही हैं एक दूसरे से, आया ना? ये मिलती हुई दिखाई दे रही होंगी तुमको, ठीक है। तो यहाँ पर एक सोर्स से तुमने दो सोर्स बनाए हैं, ये कोहेरेंट सोर्स है।
समझ गए बात को? जब एक सोर्स से दो सोर्स बनेंगे तो वो कोहेरेंट होंगे। अगर दो डिफरेंट सोर्स हैं, भले ही उनमें सब कुछ सेम हो जाए, लेकिन तब भी वो सेम होने वाले, तब भी वो कोहेरेंट होने वाले नहीं है। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग लिखी जाए कोहेरेंट सोर्सेस या कोहेरेंट सोर्स। टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। Two sources are said to be coherent if they emit light waves of same frequency. If they emit waves of same frequency and start with same phase. If they emit light waves of same frequency. हमने यहाँ लाइट वेव बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है लाइट वेव, नॉर्मल वेव के लिए भी सही है ना? If they emit light waves of same frequency and starts with same phase. If they emit light waves of same frequency and start with same phase or have a constant phase difference or have a constant phase difference or have a constant phase difference, full stop, they are obtained from a single source. They are obtained from a single source. They are obtained from a single source. अंडरलाइन कर लो ये वाली लाइन, यही है, इसी से गेम होगा। और इतनी बार बताने के बाद भी जब ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तो तुम गलत करोगे, ठीक है ना? ये भी अभी बता दे रहे हैं। जैसे जो लेजर जानते हैं, लेजर आप, लेजर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब वेवलेंथ से रिलेटेड है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो सिंगल वेवलेंथ के साथ जो भी वेव अपन ने बनाई है, जो भी लाइट रे अपन भेज रहे हैं, उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। तो जो लेज़र है, वो लेज़र एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, जो जिसका जो डिग्री ऑफ कोहेरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। डिग्री ऑफ कोहेरेंस मतलब अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, मतलब लेजर से अगर आप दो सोर्स बनाओगे तो बड़े शानदार कोहेरेंट सोर्स बनते हैं। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें वाइट लाइट इस्तेमाल करके येलो लाइट या ग्रीन लाइट, ऐसी लेज़र लाइट इस्तेमाल करते हैं रे ऑप्टिक्स में। लैब में तो खैर गए नहीं होगे तुम लोग, है ना? हाँ, तो कैसे पता हो? और स्कूल की लैब में तो खैर ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस, इनकोहेरेंट सोर्सेस, आई एन, फिर कोहेरेंट की सेम स्पेलिंग, इनकोहेरेंट सोर्सेस। बोलो, two independent monochromatic sources, two independent monochromatic sources, two independent monochromatic sources emit waves of same frequency, emits waves of same frequency, but the waves are not in phase, but the waves are not in phase, so they are incoherent, so they are incoherent. Next heading, methods of obtaining coherent source. Methods of obtaining
कोहेरेंट सोर्स। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। पहला मेथड है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। पहला मेथड है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसके एग्जाम्पल्स हैं YDSC, YDSE। डिटेल में अभी बताऊंगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये, अभी तो लिख लो आप YDSE। ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो अभी सिर्फ मैंने वेव फ्रंट बनाए हैं, थोड़ा इसमें डेरिवेशन भी आएगा अभी। दूसरा लिख लिया जाए फ्रेजनल बाईप्रिज्म, FRESNEL, FRESNEL, फ्रेजनल्स बाईप्रिज्म। बाई मतलब दो, बाईप्रिज्म। लॉयड्स सिंगल मिरर मेथड। लॉयड, वो लॉयड की ऐसी आती है ना, वही स्पेलिंग है, LLYOD, LLOYD, LLOYD। तो स्पेलिंग वो उसकी अलग होगी, बाकी इसकी तो यही है, LLOYD। लॉयड्स सिंगल मिरर मेथड, लॉयड्स सिंगल मिरर मेथड। दूसरी मेथड लिख लिया जाए डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये क्या था? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दूसरा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें एग्जांपल्स लिख लेंगे, न्यूटन्स रिंग, एक्सपेरिमेंट, सोप और ऑयल फिल्म, सोप और ऑयल फिल्म, सोप और ऑयल फिल्म। वैसे तो ढेर सारे हैं, वैसे से नाम है, तुमने ही नहीं सुने होंगे कभी ना, तुम कभी सुनोगे तो कोई मतलब नहीं लिखाने का। मतलब मिशेलेंस इंटरफेरोमीटर, अब ये वो, ठीक है यार, नहीं मतलब है कोई सुनने का, ज्ञान ज़्यादा लेने का क्या मतलब है, ओवरफ्लो हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ो, हो गए, बचते बहुत है। अब भाई जो अगली चीज़ है, इससे तुम इंटरफेरेंस सीखोगे, ठीक है? तो लिखो कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। Two sources should be coherent. Two sources should be coherent. Second condition, पहली हो गई, two sources should be coherent. Second condition, they must emit, they must emit continuous waves, they must emit continuous waves of same wavelength and frequency, of same wavelength and frequency. Next, separation between sources should be small. Separation between sources should be small.
next, distance between source and screen should be large. Source and screen should be large. For next, for good contrast, between maxima and minima must be same. For good contrast between maxima and minima, the amplitude of interfering waves for good contrast between maxima and minima, the amplitude of interfering waves should be nearly equal. Next, for large number of fringes, in the field of view, for large number of fringes in the field of view, the source should be narrow and monochromatic. The source should be narrow and monochromatic. शुरू करें अब? चलो भाई, हेडिंग लिख ली जाए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ठीक है, देखो तुम्हें सब आता है, जो भी अब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना तुम्हें सब कुछ आता है, बस तुमको गौर से सुनना है, एक बार रिवाइज करना है वापस से. हम बात करेंगे सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेज के लिए. तो मेरे पास कोहेरेंट सोर्सेज के लिए ही बात करेंगे. तो जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एक वेव है, दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस y है. मैंने यहाँ पे देख रहे हो तो एम्पलीट्यूड मैंने अलग अलग माने हैं, क्योंकि मैं जनरल बात कर रहा हूँ. अगर मुझे अच्छा सा प्यारा सा पैटर्न चाहिए, ब्राइट डार्क मुझे फ्रिंजेस दिखें, फ्रिंजेस मतलब पट्टी, ये जैसे ये दिख रही है ना, ये एक वाइट है फिर डार्क है, वाइट डार्क ऐसा पैटर्न दिखे, तो मैं चाहता हूँ कि वेव जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए, नियरली इक्वल होना चाहिए. लेकिन मैं तो अलग अलग लेके ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो जनरल सिखाना है तुम्हें भी. तो दो वेव हो गई, इन दोनों का एम्पलीट्यूड a1 a2 है. अगर इन दोनों के का जो इन दोनों का जो a1 a2 एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे ध्यान रखना कि a1 एम्पलीट्यूड, a1 एंड a2 एम्पलीट्यूड्स हो गए, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई,
फाई इनिशियल फेज हो गया। आप लोगों के सामने एक वेक्टर a1 ये गया, दूसरा वेक्टर a2 ये गया, या अच्छा अच्छा ही बना देते हैं, ऐसे ही बना लो। ये वेक्टर a1 है, ये वेक्टर a2 और इनके बीच का फेज एंगल है फाई। ये सिचुएशन है। अगर इस पे मैं ए का रिजल्टेंट निकालने को बोलूँ तो आपके पास जो ए आएगा वो क्या आ जाएगा, इनका जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा ए इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इसमें तो सब कुछ तो आता है तुम्हें, क्या नहीं आता जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ऐसा? अभी गोयल साहब सही बात है, रात भर मैं जाऊँ नींद तुम्हें आ रही है यार, ऐसी बात क्या है? मैं पढ़ाते पढ़ाते सो सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे नीचे गिर जाऊँ, तुम थोड़ी सो सकते हो। तो यहाँ पे इनका रिजल्टेंट आ गया ए, इसको बोल देते हैं ए रिजल्टेंट, इसका नाम ए रख देते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा ये है क्या बीमारी, ये y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये हो गया तुम्हारा इंटरफेरेंस, मतलब दो वेव आके मिली तो एक पार्टिकल है। इस तो ये ऐसा समझो कि जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है रस्सी में, रस्सी समझ में मस्त आएगा। इसके पास दो इन्फॉर्मेशन पहुंची, इधर से तुमने एक इसको डिस्टरबेंस भेजा, एक डिस्टरबेंस इधर से आया, उसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन आने वाली है? दो। इसका एम्पलीट्यूड है a1 और इसका एम्पलीट्यूड है a2, ये इन्फॉर्मेशन इसके पास आई। तो जब ये डिस्टरबेंस इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो उस वक्त ऐसा हो रहा होगा, देखना गौर से, ये कह रहा होगा मेरे साथ था, ये कह रहा होगा मेरे पास साथ था, ऐसे ही हो रहा होगा। रस्सी तो एक ही है, रस्सी के पास भले ही दो इन्फॉर्मेशन आई है लेकिन रस्सी के पार्टिकल दो जगह थोड़ी पहुंच जाएंगे, रस्सी तो एक ही जगह जाएगी। तो यहाँ पे हो ये रहा होगा कि रस्सी इस तरीके से हो गई होगी, आया ना? यहाँ पर जो भी है इसके बाद इन दोनों का समेशन यहाँ आ गया होगा, इन दोनों का समेशन यहाँ आ गया होगा, इन दोनों का समेशन यहाँ आ गया होगा, और जो एम्पलीट्यूड है इस पूरे वेव का बढ़ गया होगा, है ना? ऐसे ही हो रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वेव आसानी से निकल जाएंगी, ये वाली इधर चली जाएगी और ये वाली इधर चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा। समझ गई बात? तो मैं ये जो रिजल्टेंट वेव बन रही है ना, इसका एम्पलीट्यूड ये ए है, ये ए हमने लिखा है। समझ गए ना बात को, डेप्थ में क्या हो रहा है? तो ये लिखा हुआ है ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक? थीटा है न्यू इनिशियल फेज। तो समझाने के लिए इसको तो हटा देते हैं। थीटा क्या लिखा है बेटा? न्यू इनिशियल फेज। जो भी रिजल्टेंट वेव बनी उस रिजल्टेंट वेव का नया एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और नया फेज हो गया थीटा। तो अपना का तो इस सबसे कोई मतलब नहीं, अपन का काम है ये है, एम्पलीट्यूड आ गया। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होती है वो होती है आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यही फॉर्मूला ये लिख दूंगा मैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा सॉरी गरम कचौड़ी, आई इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 कॉस फाई। अंडर रूट कॉस फाई के ऊपर नहीं है, यहाँ पर ए निकालोगे तो अंडर रूट आई आएगा ना, ये तो कॉमन लेके दोनों साइड से कट ही जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपके पास इंटेंसिटी आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, पहली वेव की इंटेंसिटी i1, दूसरे वेव की इंटेंसिटी i2, इनके बीच का इनिशियल फेज अगर फाई है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने सामने लिख दिया। इसमें ये जो टर्म लिखी हुई है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस फैक्टर। ठीक है, चमक गई इतनी बात? यहाँ तक कोई भी दर्द तो छाप लो। यस।
वेक्टर याद है तुमको? वेक्टर, वो वेक्टर में अपन, ठीक है नहीं याद है तो छोड़ो। वो वेक्टर में रिजल्टेंट का ए वेक्टर से बनने वाला एंगल टेन अल्फा याद है? टेन अल्फा क्या था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना? तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर भी ये जो थीटा है ना, अरे ये कहाँ मिट गया? यहाँ पे तो ए वन था ना, पीछे हाथ से मिट गया क्या? ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, सॉरी थीटा। तो यहाँ पर अगर तुम टेन थीटा लिखोगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? ए टू, हाँ साइन होता है, ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। तो यहाँ से फेज भी निकाल सकते हो रिजल्टेंट, ठीक है। वेक्टर के फॉर्मूले हैं सारे, वेक्टर ही पढ़ रहे हैं अपन। आगे लिखा जाए, रिलेशन बिटवीन रिची ब्रो, अच्छा अच्छा अच्छा, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन path difference, phase difference and time difference।
फेज डिफरेंस के पास में लिख देना डेल्टा फाई, पाथ डिफरेंस के पास में लिख देना डेल्टा एक्स, एंड टाइम डिफरेंस के बाजू में लिख देना डेल्टा टी, स्मॉल टी। स्मॉल टी लिखना, कैपिटल टी नहीं। मैंने ये बोला कि जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी अपॉन टी, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये बराबर रहेगा। यहाँ पे लैम्डा तो वेवलेंथ है तो आपको पता है, टी आपका टाइम पीरियड है। लिखते जाइए, ऐसा कुछ तो कठिन काम नहीं कर रहे। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स से डिनोट होगा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई से होगा, टाइम डिफरेंस डेल्टा टी से होगा। ये खूब इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब तुम लोगों के पेट में दर्द तो हो गई खैर कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि नाप लो और घटा लो। क्या मतलब है? नाप लो और घटा लो, मतलब हाँ सिंपल सा आसान समझो। ये एक सोर्स S1 है, ये एक सोर्स S2 है, इस P पॉइंट पे बात करनी है पाथ डिफरेंस की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2 है, तो यहाँ से भी वेव पहुंची, यहाँ से भी वेव पहुंची, इन दोनों के बीच में अगर मैं बोलूँ डेल्टा x कितना है तो इसका आंसर है x1 माइनस x2। क्या बोला? यही तो बोला, नाप लो घटा लो। सोर्स से लेके P पॉइंट तक नाप लिया, घटा दिया, पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, चमक गई बात। अगली हेडिंग लिखी जाए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब शुरू होता है थोड़ा इंटरफेरेंस। अब एक बात बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? जब एम्पलीट्यूड बड़ा हो। तो ये एक मेरे मन में डाउट है कि जैसे मान ले एक एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट तेरा ऐसा आया और अगला ऐसा आया, रिजल्टेंट ये है, क्या देख के बता सकते हैं कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हुआ है? एक वेव का मैंने एक वेव फॉर्म बना दिया, छोटा सा लैम्डा, छोटा सा लैम्डा बना दिया मैंने, जो फाइनल रिजल्टेंट बनेगा। क्या हम देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा? अच्छा अभी भोले हो, अभी नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं। हाँ लिखो लिखो लिखो, तो फिर लिखो चुपचाप। चलो, in constructive interference, resultant amplitude and intensity will be maximum. In constructive interference, resultant amplitude and intensity will be maximum. अब तो मैं भी भूल गया। हाँ हाँ, तो क्या लिखा देने दे। In constructive interference, the resultant amplitude and the intensity will be minimum. हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम, सॉरी मैं नींद में हूँ। इन दिस कंडीशन, कहाँ चले गए थे यार? अभी जरूरत थी तो यार आप थे नहीं। इन दिस कंडीशन द resultant amplitude and yeah in constructive interference the resultant amplitude and intensity will be maximum. क्या बोला मैंने? मैं जो बोल रहा हूँ वापस से बोल देता हूँ। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, बस इतना बोला है मैंने। ठीक है, कंफ्यूज कर रही है कठिन नाम वाली लड़की। हाँ सर के साथ खेल रही है, चालू बच्ची। अभी करते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, तो लिखो
सेकंड कंडीशन, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, path difference will be even multiple of lambda by 2. Path difference will be even multiple of lambda by 2. Time difference will be even multiple of t by 2. Time difference will be even multiple of t by 2. बार बार रिपीट मत करो। Path difference will be even multiple of lambda by 2. Time difference will be even multiple of t by 2, capital T, टाइम पीरियड का आधा। And phase difference will be even multiple of pi. And phase difference will be even multiple of pi. ठीक है, पाथ डिफरेंस किसका मल्टीपल होगा? इवन लैम्डा बाई 2 का। टाइम और टाइम डिफरेंस का क्या होगा? कैपिटल टी बाई 2 का इवन मल्टीपल। और फेज डिफरेंस में पाई का इवन मल्टीपल। इतनी भी बातें बोली हैं। अब इन सबको चलो मैथ्स के द्वारा समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अगर तुमने 11th में पढ़ा होता ना तो मैं ये बोलता ये सब तुम्हें आता है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन तुम इतने भोले हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। यार तुमने अभी फॉर्मूला ये पढ़ा, यार यही तो पढ़ा ना फॉर्मूला। ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? व्हेन cos फाई कितना हो जाए? 1। और cos फाई अगर 1 हो जाएगा, नहीं नहीं वो तो बात की बात है। तो इसका मतलब जो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? a1 प्लस a2। नहीं समझे? अंदर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया ना, उसके अंडर रूट ले लेंगे तो क्या बचेगा? a1 प्लस, तो cos फाई की वैल्यू आ गई 1। अब लाला cos फाई अगर तेरे पास 1 है तो इसका देख क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो अंदर एंगल है उसकी वैल्यू कितनी रही होगी? 0, पाई, 2 पाई, नहीं 0, 0 के बाद अगली वैल्यू कितनी आई होगी? नहीं पागल हो रही क्या, गुस्सा खाएगी? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे ही आ रहा होगा क्योंकि पाई पे तो -1 हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पाई का इवन मल्टीपल है, तो इसकी वजह से मैंने इसको बोल दिया 2n पाई। अब अच्छा लग रहा है? अभी भी क्या लिखा है? पाई का इवन मल्टीपल ही लिखा है। और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब तुम्हें पाई पता चल गया। तुमको ये फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है तुमने कि डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये वैल्यू में वैल्यू डाल दो तो 2n पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना? कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाई से पाई कट गया 2n इंटू लैम्डा बाई 2। 2 जानबूझ के नहीं काटा है। अब देखो ये 2n मतलब इवन मल्टीपल हुआ, तो ये लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल हुआ ना, ये तो मैंने लिखा है, आया ना? तो n की वैल्यू तुम अगेन कहां से स्टार्ट कर सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। चमक गई बात? क्योंकि n की वैल्यू को अगर मैं n लैम्डा से अगर समझाऊंगा तो उस केस में मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल। तो या तो इसको बोल दूं लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल या फिर बोल दूं लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल। लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल बोलने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, जब डिस्ट्रक्टिव आएगा तो वहां पे लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल आएगा। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ जाएगा कि जब इवन हो तो कंस्ट्रक्टिव और जब ऑड हो तो डिस्ट्रक्टिव। सिंपल। जब पाई का इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव, जब ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव। जब लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव, ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव। समझ गई इतनी बात? ये आप लिखेंगे?
ऐसे ही अगर मान लो टाइम डिफरेंस का तुम्हें क्या t/2 बताया था, तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मान लो तुम t/2 डाल दोगे इनटू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी, तो एक चीज ऐसे भी लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हो, 2n पाई डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। तो यहाँ से हम लिख देंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 2n इंटू टी बाई टू। तो क्या t/2 का ये मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा t/2 का मल्टीपल। अगेन n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपका समाप्त होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये t/2 लिखा है, i/2 नहीं लिखा है, ध्यान रखना। जैसे लिख देते हैं, पॉज कर दो। अगली हेडिंग लिखी जाए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ फैन बंद कर दें, चलो भाई। कहाँ पे बेटा, हाँ ये प्रिंटिंग एरर है, दूर हो गई है। क्या लिखा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हेडिंग। हाँ आई 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 आई, अब नहीं आएगी, चली गई। हेडिंग लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लिख ली। देखो तुमने इससे पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है, 3 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसमें क्या हो जाएगी, लिखो पहला पॉइंट अपने हिसाब से। कुछ नहीं होगा बेटा, वापस से आ जाएगी। लिख ले बेटा, सेम चीज लिखनी है, बस मिनिमम लिखना है। उदित ब्रो, हाँ ये तो बहुत मैथ्स का काम है, ये तो वेक्टर का काम है। एक्सपेरिमेंट तो बहुत आसान है। देखो एक रस्सी लो, रस्सी में आराम से वेव प्रोड्यूस करो, 2 पल्स, उस रस्सी के तुम हर एक चीज को नाप सकते हो, और फिर उसके बाद वहां से तुम रिजल्टेंट वगैरह सब कुछ पता कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो पहले पॉइंट में लिखना है कि इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। सेकंड पॉइंट में लिखना है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और फिर लिखना है टाइम डिफरेंस, पाथ डिफरेंस में ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 और ऑड मल्टीपल ऑफ t/2। उससे नाराज नहीं जिंदगी। छाप लिया, आसान है सब। अब मैं सोच रहा हूँ इसी में लिख दूं जो भी, क्यों मेहनत का काम करूं, आओ बातें करें। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुमको वापस से लिखना है। रंग ले लेते हैं पीला। देखो लाला, मिनिमम करना है तो मैक्सिमम हटाओ इस पहले तो इसे। तो ये तो हो गया मिनिमम एम्पलीट्यूड। कब होगा, जब cos फाई कितना होगा, -1। जब -1 होगा तो यहाँ आ जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, नलाइको, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, नहीं बड़ा माइनस छोटा। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, बड़े एम्पलीट्यूड में से छोटे एम्पलीट्यूड। मतलब आंसर हमेशा कैसा चाहिए मुझे, पॉजिटिव। ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब होता है 2n - 1 इंटू पाई।
अब 2n-1 में n की वैल्यू फिर 0 से शुरू नहीं होगी, n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, क्योंकि 0 डालने पे -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू वहां से शुरू होगी 1 से। जब फर्स्ट मिनिमा मिलेगा तो n की वैल्यू 1 डालोगे, सेकंड मिनिमा मिलेगा तो n की वैल्यू 2 डालोगे। ऐसे जब मैक्सिमम में देखा था तो n की वैल्यू वहां से स्टार्ट थी 0 से। जब n की वैल्यू 0 डालोगे तो फर्स्ट नहीं मिलेगा, n की वैल्यू 0 डालोगे तो सेंट्रल मिलेगा, n की वैल्यू 1 डालोगे तो पहला मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे सोचना है। अगेन ये सब चीज़ें भी वही हैं, तो यहाँ पे अपन ने 2n की जगह ऊपर क्या लिख देंगे, 2n-1 हो जाएगा 2n-1 पाई। तो ये हो जाएगा सॉल्व होके 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, और n की वैल्यू स्टार्ट कर देंगे अपन 1 से, यहाँ पे भी 1 से। देखो भाई अपन ने तो कर दिया सॉल्व, तुम लोग अपना देख लो। कहाँ गया, कुछ तो गड़बड़ है। 2n-1 नहीं, एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है दोस्त। अब ना तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें इसमें से रट्टा मारनी है। एक तो ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, एक टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, और एक ये फेज वाला फॉर्मूला हो गया। सेम चीज़ें तुम्हें रट्टा मारनी है कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव में भी 3 चीज़ें हो जाएंगी, एक को मैक्सिमा करना है, एक को मिनिमा करना है। कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमा, बात खत्म, ठीक है। हाँ यही तो बोला मैंने, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा माने ग्रेटर होता है, स्मॉलर माने छोटा होता है। ये साइन का मतलब वही है, डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा। वो एक वो बालिका है ना, आज आई नहीं। सर व्यू ऑफ फील्ड होता है कि फील्ड ऑफ व्यू होता है? मतलब अब इस पे भी डिस्कशन चाह रही थी बेचारी। हाफ ईयरली कितने लोगों के स्टार्ट हो गए? 2 लोगों के स्टार्ट हुए बस? कब से स्टार्ट है? हाँ शुरू करें। देखो आप लोगों को डेरिवेशंस वगैरह अपन ने जो लिस्ट भेजी है आराम से कर लेना, सब कुछ उसमें है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, बोर्ड में काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अभी 20 मिनट और झेलना है बेटा, ऐसे कैसे? एकदम ऐसे बोर्ड पर नजरें बनाई जा रही हैं घड़ी के ऊपर, तो सड़ा मुंह, मतलब मैं क्या ही बोलूं। अच्छा ये बताओ, तुम एवरेज का मतलब क्या समझते हो? I1 + I2/2, है ना। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी का एवरेज गलत है, मतलब गड़बड़ है। यहाँ पर तुम्हें एक फॉर्मूला लिखना है, ये लिख लिया ना पूरा। आगे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख लो कि जैसे इंटेंसिटी का जो एवरेज वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला है Imax + Imin/2। Imax तुम लिखोगे तो Imax की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास I1 + I2 + 2√I1I2 इंटू कॉस फाई। और I की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास कछुओ I1 + I2 - 2√I1I2 कॉस फाई, ठीक है। हमने क्या पीछे एम्पलीट्यूड को माइनस लिखा था? नहीं, यहाँ पर माइनस कहाँ लिखा है अपन ने?
अच्छा ये तो जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला में अपन ने ये मैक्सिमम वैल्यू में कॉस फाई नहीं आएगा, मैक्सिमम है ना, तो कॉस फाई की वैल्यू +1 - 1 अपन ने डाल दी, ठीक है। ऐसे ही एम्पलीट्यूड की, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे यही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू भी बच्चे का लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, मतलब ये तो तुमने निकाल ही लिया था, अंडर A1 स्क्वायर A1 + A2, और मिनिमम हो गया था A1 डिफरेंस A2, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही तुम डालोगे I max + I min, तो ये तो प्लस और माइनस वाले तो खत्म हो गए, तो तुम्हारे पास क्या बचा, 2I1 + I2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो तुम्हारे पास कितना आया, I1 + I2। भाई सब गजब फॉर्मूला बन गया एवरेज का। देखो दो वेव की इंटेंसिटी अगर एवरेज पता करना है I1 और I2 का, तो जो उनका एवरेज होगा वो होगा I1 + I2, न कि I1 + I2/2, ठीक है। छापो और क्या है, इतनी बात है। ये आप इसमें क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके हेडिंग डाल दो, हाँ जो भी पॉइंट्स लिखना है, फलाने दिखाने जो भी पॉइंट है, हेडिंग लिखो। और इसमें ना मैं तुम्हें एक दो बातें और लिखा देता हूँ। एक तो ऐसा लिख दो कि इंटरफेरेंस फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट बना के लिख दो, कुछ पॉइंट्स बना के लिख दो, ऐसा लिख लो, इंटरफेरेंस फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, I प्रोपोर्शनल टू W, है ना, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये तो बता ही रखा है, ये वाला तो, ये तो बता ही दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी का नोटेशन होता है V, और इसका फॉर्मूला होता है I max - I min डिवाइडेड बाई I max + I min मल्टीप्लाइड बाई 100। फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से अपन ने सारी छोटी छोटी बातें तो कर ही ली। YDSC अगली क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले अपन, समय तो है, क्वेश्चंस कर लेते हैं। आओ क्वेश्चंस करें, हाँ बेटा। फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज FRINGE, फ्रिंज विजिबिलिटी। नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। वो कार्टून में देखा है, वो तीली लेके माचिस की, टॉम एंड जेरी में वो ऐसे लगा देता है आंखों में। टॉम एंड जेरी में लगता है, किसमें लगाता है, वैसा करना पड़ेगा। लिखिए, टू वेव्स आर गिवन, टू वेव, क्वेश्चन है लिखो दीदी, हाँ, टू वेव्स आर गिवन, फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव।
y1 है 4 साइन ओमेगा टी एंड y2 है 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। करो सॉल्व। अरे ये ईशान के पड़ोसी, क्या नाम है तुम्हारा? समर्थ गोयल? है? नहीं, गोयल तो ये है ना। हाँ ना। √37 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6। √37 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6। तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 3 है, फाई की वैल्यू पाई बाई 3 है। ये आंटी लोग डिस्टरबेंस कमेंट नहीं करें। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस पाई बाई 3। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 9 प्लस ये तो कट गया तो 4 थिया 12 का अंडर रूट। 16 9 25, 25 और 12 होता है 37 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6। ठीक है, सही है सबका? क्या गोयल साहब मुंडी घुमा के बातें कर रहे हो यार? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार में ढंग का क्वेश्चन नहीं करें क्या? रोगे तो नहीं? करो। द इंटेंसिटी वेरिएशन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, द इंटेंसिटी वेरिएशन in the interference pattern obtained with the help of the intensity variation in the interference pattern obtained with the help of two coherent sources is 5%. Two coherent sources is 5% of the average intensity. Find out ratio of two sources. देखो भाई, होना वैसे भी नहीं है तो लोड मत लो, ठीक है? हम बताएंगे यार। ये क्वेश्चन को देख के तुम्हें लग रहा होगा ये क्वेश्चन पे लिख दूं जीत, है ना? जीत की बात है। ये क्या कह रहा है कि एवरेज इंटेंसिटी से 5% का वेरिएशन है। मतलब अगर एवरेज इंटेंसिटी में 100 मान लूँ, मैंने एवरेज इंटेंसिटी कितनी मान ली? 100। तो बोल रखा है कि जो मैक्सिमा है वो तो 5% ऊपर है, मतलब मैक्सिमा मुझे मिल रहा होगा 105 पे, और मिनिमा है 5% नीचे, मतलब ये मिल रहा होगा मुझे 95 पे। कॉन्सेप्ट समझ गए? और इसने किसका रेशियो पूछा है? इंटेंसिटी का पूछा है कि एम्पलीट्यूड का? आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और ये होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 105/95
5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ने 45, 21/19 हो गया। अंडर रूट ले ले। अंडर रूट लेने पे क्या बचेगा, √i1 प्लस √i2 डिवाइडेड बाई √i1 माइनस √i2 इज इक्वल टू अंडर रूट 21/19। 21/19 कितना होता है? कस तो होता ही होगा सर। मैं बताएगा क्योंकि अंडर रूट भी तो लेना है। 21 डिवाइडेड बाई 19 होता है 1.105। इसका अंडर रूट लेंगे तो 1.05, तो ये आ जाएगा 1.05। एक बार वापस से ट्राई करेंगे। 105 डिवाइडेड बाई 95 अंडर रूट, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो, अब तुम्हें सब पता चल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा √i1 प्लस √i2 इज इक्वल टू 1.05 √i1 माइनस 1.05 √i2। i1 एक साइड ले आओ, तो इसमें से एक जाएगा तो मेरे पास बचेगा ये 0.05 √i1, और ये इधर आ जाएगा तो बचेगा 2.05 √i2। ठीक है, कौन गधा है जो बातें कर रहा है? तो यहां से आ जाएगा मेरे पास √i1 डिवाइडेड बाई √i2 इज इक्वल टू 2.05 डिवाइडेड बाई 0.05। थोड़ा सा इसको तोड़ ताड़ लेंगे तो डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, तो ये हो जाएगा 41। स्क्वायर मार देंगे तो i1/i2 आ जाएगा 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1 एकम 1, 4 4 8 और 4 चौक 16, 1681 होता है। ठीक है, हो गया सर। एक क्वेश्चन और करेंगे। है क्या? इंटेंसिटी का वेरिएशन मतलब जैसे तुम्हारे पास एक मैक्सिमा और एक मिनिमा की इंटेंसिटी कुछ होगी, उनसे तुमने उसका एवरेज पैटर्न निकाल लिया कि अगर ये एक भी फ्रिंज नहीं होती तो यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी क्या गिर रही होती इस पूरी स्क्रीन पे। मतलब इस पे जो भी पावर आई, पावर अपॉन इस पूरे स्क्रीन का एरिया, एवरेज इंटेंसिटी पता चल गई। अब बोल रहा है इससे 5% का वेरिएशन है मैक्सिमम और मिनिमम में, तो मैंने 100 मान लिया, उसका 5 ऊपर 5। रेशियो में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तुम जो चाहो वो मान लो, तुम 1 मान लो, तुम 200 मान लो, परसेंटेज में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। है भाई उदित? है ना? है ना? हाँ है। क्या रहा नहीं तो। घर जाते ही टाइम एकदम भाई लड़के को एक्साइटमेंट हो रही है। शादी हो गई क्या तेरी? शादी हो गई क्या तेरी? वही मैं कहूँ, शादीशुदा आदमी तो घर पे जल्दी जाना नहीं चाहता। क्या मेरे पास बहुत सारे लोग वेट कर रही हैं? अच्छा, कर रहे हैं। राखी बेटा अच्छे से बंधवाना सबसे, है ना? नींद आ रही है, एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अरे यू आर क्यूट पीपल। अरे घड़ी तो अपनी चलती रहेगी। कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत गर्मी है, ले ले बेटा। क्या? अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक एक क्वेश्चन का आंसर तुम ऐसे ही कर दो। कैन टू डिफरेंट बल्ब्स सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस? कितना भी अपन भ्रामक प्रचार करें, आंसर नो ही है। ठीक है भाई यार, तुम लोग समझ रहे हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखा जाए। अंतिम प्रश्न आज की कक्षा का, कोई रोएगा नहीं। क्यूट क्वेश्चन।
जाते जाते क्वेश्चन तो कराई थे। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन करोगे? कंसीडर इंटरफेरेंस बिटवीन टू सोर्सेज। कंसीडर interference between two sources of intensity I and 4I. Consider interference between two sources of intensities I and 4I. Obtain intensity at a point where phase difference is pi by 2. Obtain, तुमने क्या सुना? अच्छा, obtain intensity at a point where phase difference is pi by 2. बोलो आंसर। अरे आंसर बोलो भाई। यार इतनी देर का क्वेश्चन था, पढ़ते पढ़ते होना था। क्यों? क्यों? तो आंसर क्या आएगा? टू आई और आई 3I, बिल्कुल सही है। I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव, तो cos फाइव तो जीरो हो गया, तो फॉर्मूला बन गया I1 प्लस I2, मतलब I प्लस 4I, तो आंसर हो जाएगा 5I। तो ये सबका चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? आप लोग अच्छा, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सब लोगों ने थोड़ी लिख पाया होगा। फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव, तो यहाँ पर ये I प्लस 4I प्लस 2 √I इंटू 4I इंटू कॉस 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा 5I आई नेट का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पीछे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना।